हेलो गाइस, स्वागत है आपका क्वेश्चन आवर एजुकेशन में, जहां पर कि हम डेली पॉलिटी के क्वेश्चंस करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। ये जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस होते हैं, हम उन्हीं की प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पर। आज हमारा लेक्चर नंबर 13 है पॉलिटी में। हम हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस यहाँ पर करते हैं। जो लास्ट वीडियोस मैंने डाले हैं वो हिस्ट्री के वीडियोस थे, आप उनको जाके देख लीजिए एक बार। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है संजीव कुमार और आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर एजुकेशन, जिसमें कि हम करने वाले हैं पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। Which article specifies imposition of a president's rule in a states? बताइए। ऑप्शन ए इज आर्टिकल 356, ऑप्शन बी इज आर्टिकल 343 एंड ऑप्शन सी इज आर्टिकल 51 एंड ऑप्शन डी इज आर्टिकल 80। कौन सा अनुच्छेद राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने हेतु निर्दिष्ट करता है? मैंने आपको पहले भी बताया है, आज फिर बता रहा हूँ। पार्ट नंबर 18 में इमरजेंसी के प्रोविजन किए गए हैं। संविधान का पार्ट नंबर 18 जो है वो इमरजेंसी से रिलेटेड है। कौन कौन से आर्टिकल हैं? आर्टिकल नंबर 352, जिसमें कि नेशनल इमरजेंसी के बारे में लिखा हुआ है, नेशनल इमरजेंसी। एक है आर्टिकल नंबर 356, जिसमें कि प्रेसिडेंट रूल के बारे में लिखा हुआ है, जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है वो भी इसी से रिलेटेड पूछा गया है। एक और आर्टिकल है इसमें, आर्टिकल नंबर 360, जिसमें कि फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में लिखा हुआ है। ये तीन आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस हिसाब से इसका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा 356, यानी कि आर्टिकल नंबर 356 में प्रेसिडेंट रूल के बारे में लिखा हुआ है। कई बार लगाया जा चुका है ये, लगभग हर स्टेट में तो नहीं, लगभग बहुत सारे स्टेटों में लगाया जा चुका है। अभी हाल फिलहाल में जब महाराष्ट्र में सरकार बनी थी तो वहां पर भी प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया था और बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली थी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। विच बिल कैन नॉट बी ऑरिजिनेट इन अ राज्यसभा? Option A is constitutional amendment bill, option B is ordinary bill, option C is fundamental bill and option D is money bill। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले मैं आपको एक दो आर्टिकल बता देता हूँ। आर्टिकल नंबर 110, जिसमें कि मनी बिल के बारे में लिखा हुआ है, ये आप याद रखिए। यहीं से एक और आर्टिकल पूछा जाता है, आर्टिकल नंबर 108, जिसमें कि जॉइंट सिटिंग का मैटर दिया हुआ है, यानी कि जॉइंट सिटिंग, यानी कि इसको बोलते हैं हम संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक जो बुलाई जाती है वो प्रोविजन कहां से होता है? आर्टिकल नंबर 108 के तहत किया जाता है। हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूछा गया है कि ऐसा कौन सा बिल होता है जो राज्यसभा से ओरिजिनेट नहीं होता है। देखिए, अगर कोई ऑर्डिनरी बिल है हो सकता है राज्यसभा से, कोई फंडामेंटल बिल है वो भी हो सकता है, कोई अमेंडमेंट करना है तो वो भी हो सकता है, लेकिन मनी बिल सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा बिल होता है जो कि राज्यसभा से न स्टार्ट होके वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से स्टार्ट होता है। और लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वही तय करते हैं कि मनी बिल है या नहीं। स्पीकर तय करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। कौन तय करेगा? स्पीकर जो है वो तय करेंगे कि मनी बिल है या नहीं। जो अंतिम निर्णय होता है वो स्पीकर जी का ही निर्णय होता है। यहाँ पर जो कंडीशंस आ जाती हैं, इसमें लोकसभा पावरफुल होती है और राज्यसभा थोड़ी कम पावरफुल होती है, क्योंकि राज्यसभा से ये बिल पास हो ही नहीं सकता, राज्यसभा में जा ही नहीं सकता। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हमसे यहाँ पर सिर्फ नॉट पूछा गया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हु कैन इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म? देखिए, कुछ कंडीशंस हो सकती हैं जब प्रेसिडेंट जो है उनका टर्म समय से पहले खत्म हो जाए या तो उनकी डेथ हो जाए। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, कंडीशंस हैं बट हमको पढ़नी पड़ती हैं। हालांकि उनकी डेथ हो जाए या फिर कोई घटना घट जाती है तो ऐसी कंडीशंस भी आ जाती हैं। लेकिन यहाँ पर हमसे एक और क्वेश्चन जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि राष्ट्रपति का समयकाल पूर्ण होने से पूर्व हटाने की प्रक्रिया का प्रारंभ कौन कर सकता है? देखिए, हटाने की प्रक्रिया यहाँ पर हमसे साफ साफ बोल दिया गया है कि हटाने की प्रक्रिया। देखिए, जब भी प्रेसिडेंट को हटाया जाता है तो आर्टिकल नंबर 61, यानी कि इम्पीचमेंट, महाभियोग, जब भी कोई प्रेसिडेंट है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेंस करते हैं तो उनके खिलाफ इम्पीचमेंट का प्रोसेस चलाया जाता है और उनको 14 दिन पहले सूचना दे दी जाती है कि आपके खिलाफ इम्पीचमेंट का प्रोसेस लाया जा रहा है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में कितने मेंबर्स लेके आते हैं? 1/4 मेंबर्स इसको लेके आते हैं, प्रस्ताव लेके आते हैं। और अगर पूरी जांच होने के बाद इसके बाद एक कमेटी बनाई जाती है। अगर उस कमेटी में राष्ट्रपति जी को दोषी माना जाता है तो उसके बाद 2/3 मेजोरिटी से प्रस्ताव को पास किया जाता है। और जब 2/3 मेजोरिटी से प्रस्ताव पास हो जाता है तो उसके बाद प्रेसिडेंट जी का हटना तय है। प्रेसिडेंट जी को उनकी पोस्ट से हटा दिया जाता है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 61 का इस्तेमाल करके। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया था वो सिर्फ इतना पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ड्यूरिंग एन इमरजेंसी ऑल द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स आर सस्पेंडेड एक्सेप्ट। एक फंडामेंटल राइट होता है जो कि सस्पेंड नहीं होता है, चाहे कोई सी भी इमरजेंसी लगी हो। वो फंडामेंटल राइट होता है आर्टिकल नंबर 21, जिसमें कि जीने का अधिकार है, या फिर आप कह सकते हो पर्सनल लिबर्टी है।
ये जो आर्टिकल है ये सस्पेंड नहीं होता है, इमरजेंसी के दौरान ये वाला आर्टिकल सस्पेंड नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर द फंडामेंटल ड्यूटीज एडॉप्टेड। तो देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, तो मैं आपको बता देता हूँ। आर्टिकल नंबर 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज को रखा गया है। कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। ये हमने जो ली है वो ली है यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है, यानी कि यूनाइटेड सोवियत संघ रूस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इनको एडॉप्ट किया है। जब हमने इनको एडॉप्ट किया गया था तो 42 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 1976 में, और इसके तहत हमने इनको एडॉप्ट किया था। और उस टाइम पर हमने 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को एडॉप्ट किया था। लेकिन बाद में 86 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था, और ये किया गया था 2002 में, और उसमें एक और फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड करके 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हो चुकी थी। तो हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, कहां से ली गई हैं? यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हु वाज द फर्स्ट टेम्परेरी चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बच्चों वाला क्वेश्चन है, सामने देखते ही लगा दोगे आप। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब जो थे वो टेम्परेरी चेयरमैन थे जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 9 दिसंबर 1946 को मिली थी तब। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को जब ये मिली थी तो इसमें परमानेंट चेयरमैन जो बनाए गए थे वो बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को परमानेंट चेयरमैन बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, आर्टिकल 27 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन डील विद। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या फिर डीपीएसपी, या फिर फंडामेंटल राइट। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे वो किस पार्ट में है, ये मैंने आपको बताया है, पार्ट 3 में है। ये आप याद रखिए। फंडामेंटल राइट्स को लिया कहां से गया है? यूएसए के संविधान से लिया गया है। फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। आईएएस में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, मैग्ना कार्टा। देखिए फंडामेंटल राइट्स जो है वो कितने फंडामेंटल राइट्स हैं मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, 5 4 2 4 2 1, यानी कि 1 2 3 4 5 6 हमारे फंडामेंटल राइट है। पहले जो 5 फंडामेंटल राइट है वो है आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के 18 तक। ऐसे ही आप आगे लगाते चले जाएंगे, जैसा कि यहाँ पर 1 है तो आर्टिकल नंबर 32 यहाँ पर लास्ट में 1 बचता है, ठीक है। तो ये हमारे फंडामेंटल राइट होते हैं। इसी के बीच में आ जाता है आर्टिकल नंबर 27 जो कि एक फंडामेंटल राइट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, आर्टिकल 31C ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सेविंग ऑफ लॉज गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स डील्स विद। तो देखिए आर्टिकल 31C ये भी एक फंडामेंटल राइट है। ऑप्शन आप देखते ही लगा देंगे कि ये एक फंडामेंटल राइट है, बट मैंने यहाँ पर लगाया है डीपीएसपी। नहीं भाई, ये तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी होता है, फंडामेंटल राइट है ये। देखिए ऑप्शन ए दिया हुआ है फंडामेंटल राइट, आर्टिकल नंबर 31C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रपति भवन वाज बिल्ट इन। हालांकि अब तो नींव नई रख दी गई है राष्ट्रपति भवन की, जो कि शायद 2022 तक बनके तैयार भी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखिए 1912 में राष्ट्रपति भवन को बनाया गया था, और राष्ट्रपति भवन को जो आर्किटेक्ट किया गया था उनका नाम था सर एडविन ल्यूटाइंस। ये व्यक्ति थे, यानी कि ब्रिटिश आर्किटेक्चर थे ये, और 1912 में इन्होंने राष्ट्रपति भवन का निर्माण किया था। और देखो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति भवन का जो निर्माण है वो किन हिल्स के ऊपर है। 2-3 नाम दे देगा ऑप्शन में, और उसी में एक ऑप्शन दिया होगा राय सेना की पहाड़ियां, राय सेना हिल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के ऊपर राष्ट्रपति भवन जो है वो बना हुआ है, यानी कि ये जो है अरावली की रेंजेस में ही रायसेना हिल्स पड़ती हैं। ये आप याद रखिए, राजस्थान वाली जो अरावली रेंजेस है उसी की है रायसेना हिल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इंडियन नेशनल कांग्रेस इज अ पार्ट ऑफ विच पॉलिटिकल ग्रुप। ऑप्शन ए इज यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंसेस, ऑप्शन बी इज नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंसेस, ऑप्शन सी इज जनता परिवार, एंड ऑप्शन डी इज राष्ट्र परिवार। तो देखिए अगर मैं आईएनसी की बात करता हूं तो ये जो है यूपीए की सरकार कही जाती है, और अगर मैं बीजेपी की बात करता हूं तो ये जो है एनडीए की सरकार कही जाती है। ये आपने 2 नाम बहुत सुने होंगे, राजनीति का खेल है ये। खैर हमें तो पढ़ना है, तो हम बस क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यूपीए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कि रेमेडीज फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ राइट कन्फर्ड बाय द पार्ट डील्स विद। ये भी एक फंडामेंटल राइट है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। आर्टिकल नंबर 32 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से रिलेटेड है, तो ये जो है एक फंडामेंटल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स डील्स विद। देखिए आर्टिकल 44 जो है वो रिलेटेड है, किस चीज से रिलेटेड है?
यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड है। और ये जो आता है ये आता है डीपीएसपी में, और डीपीएसपी जो है वो है पार्ट नंबर 4 में। आर्टिकल नंबर 36 से लेकर के आर्टिकल नंबर 51 तक डीपीएसपी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डीपीएसपी, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। एक और आर्टिकल पढ़ लीजिए, आर्टिकल नंबर 40, जो कि पीआरएस सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड है। अगर पूछा जाता है कि गांधी जी से जो रिलेटेड आर्टिकल है तो वो भी आर्टिकल नंबर 40 ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। बताइए, इन द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डज द प्रेसिडेंट टेक्स ओथ, यानी कि राष्ट्रपति शपथ लेते हैं किसकी प्रेजेंस में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ना हो तो सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठ जज होते हैं उनके साथ उनके प्रेजेंस में शपथ ली जाती है प्रेसिडेंट द्वारा। ठीक है, अगर मैं यहीं पर एक शेड्यूल बताना चाहूं तो आप शेड्यूल याद रखिए, किस शेड्यूल में शपथ के बारे में बात की गई है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं बताऊंगा आपको शेड्यूल नंबर 3। तो हम ऐसे लिखते हैं तीसरा, इसमें से हम लिखेंगे 30 पहले ले लेंगे, तो जैसे ही हम 30 लिखेंगे 30 से हो जाएगा तीसरा और स से हो जाएगा शपथ। हालांकि मुझे पता है स ऐसे लिखा जाता है इसमें, लेकिन हम याद करने के लिए हम ऐसे लिखेंगे। तो आप ऐसे याद रखिए इसको, तीसरा से आप याद रखिए 30, यानी कि 30 से तीसरा और स से शपथ। शेड्यूल नंबर 3 आपको याद हो जाएगा, मैंने भी ऐसे ही याद कर रखा है, मैं आज तक नहीं भूला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। हु वाज द फर्स्ट इंडियन चीफ इलेक्शन कमिश्नर। पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है। क्वेश्चन बहुत आसान है, सुकुमार सेन। लड्डू क्वेश्चन, एकदम लड्डू क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। हु वाज द फर्स्ट डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ये क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि आज तक जो पूछा जाता है वो पूछा गया है स्पीकर ऑफ द लोकसभा, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। बताइए डिप्टी स्पीकर कौन थे लोकसभा के। तो डिप्टी स्पीकर जो थे वो थे अनंथा सयानम अयंगर। इनको मैंने ऐसे याद किया हुआ है, MA अयंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। राज्यसभा मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ। तो देखिए राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो 6 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, और इन मेंबर्स का हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स जो है वो रिटायर होते हैं। 1/3 मेंबर्स रिटायर्ड इन एवरी 2 ईयर्स। हर 2 साल में इनका इलेक्शन होता है। इसको हम परमानेंट हाउस बोलते हैं राज्यसभा को। क्यों बोलते हैं परमानेंट हाउस। इसलिए परमानेंट हाउस बोलते हैं क्योंकि इनके सारे मेंबर्स का एक साथ इलेक्शन नहीं होता है और ना ही ये कभी डिसॉल्व होती है, यानी कि राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं हो सकती है, लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। नेशनल एंथम वाज एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एकदम लड्डू क्वेश्चन, देखते ही आंसर लगा देंगे। 24 जनवरी 1900 कहाँ गया भाई, 24 जनवरी, हाँ 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को एडॉप्ट किया गया था। तो आंसर नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 नहीं है भाई, ये 18 है। वहाँ क्या करते हैं यार, ये 18। चलिए हु अमंग द फॉलोइंग इज द आल्सो द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। मैंने आपको पहले भी बताया है कि प्लानिंग कमीशन जो सेटअप की गई थी 1951 में सेटअप की गई थी, 2014 में इसको खत्म कर दिया गया था। इसकी जगह पर नीति आयोग आ गया था। नीति आयोग के इस्टेब्लिशमेंट के बारे में पूछा जाता है तो आपने बताना क्या है, 2015 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, 1 जनवरी 2015 में। यहाँ पर जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है चेयरमैन, तो चेयरमैन जो होते थे वो हुआ करते थे प्राइम मिनिस्टर, अगर प्लानिंग कमीशन होता तो। चलिए और एक और क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है माय डियर फ्रेंड, ये भी आप याद रखिए, प्लानिंग कमीशन के बारे में पूछा जाता है क्या ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी। तो ये बोला जाता है कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं थी, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी। ये आप याद रखिए, ये 2 वर्ड है, स्टैट्यूटरी बॉडी, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। बताइए आर्टिकल नंबर 343 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अबाउट। तो 343 जो है वो हिंदी के लिए है, यानी कि जो हमारी हिंदी होगी वो हमारी लैंग्वेज होगी उसके लिए है, हिंदी एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। रिपब्लिक मीन्स अल्टीमेट पावर इज हेल्ड बाय। लोकतंत्र का तात्पर्य है कि सार्वभौम सत्ता किसके हाथों में होती है यहाँ पर, ये बताइए। देखिए जैसा कि यहाँ पर दिया गया है लोकतंत्र, लोक का मतलब यानी कि लोगों का तंत्र बोल सकते हैं हम, तो ऑप्शन नंबर बी लग रहा है इसका। तो देखते ही आप लगा दोगे द पीपल। रिपब्लिक का मतलब ही यही होता है क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शन होता है। डायरेक्ट इलेक्शन होता है, किसका डायरेक्ट इलेक्शन होता है, पीएम का डायरेक्ट इलेक्शन होता है। आप याद रखिए राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट का डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है और ना ही हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंट फॉर्म है, या हमारे यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर हुआ करते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। तो आज हमने 20 क्वेश्चन किए हैं, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट थे ये, तो हम यहीं पर इसका एंड करते हैं।
तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो गाइज लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर कोई भी कमेंट कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसे ही हम यहाँ पर डेली क्वेश्चंस करते हैं, डेली हम 20 क्वेश्चंस करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, कोरोना से बचें, रेगुलर हैंड वॉश करें, सैनिटाइजर की शीशी अपने साथ रखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हो गई हैं, एसेंशियल चीजें हो गई हैं। मैं भी अगर कहीं जाता हूँ तो सैनिटाइजर अपना साथ में लेके चलना पड़ता है। चलिए, थैंक यू गाइस।